वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले गार। तो गाइस, अगर आप सीएमए फाइनल में हो तो गार आपको परेशान कर सकता था आज से पहले, बट गाइस आज की वीडियो देखने के बाद आपकी सारी परेशानी हो जाएगी खत्म गार से रिलेटेड। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, गार जो होता है इसका सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जनरल एंटी अवॉइडेंस टैक्स रेट रूल सॉरी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है, सेक्शन क्या है जल्दी बताओ? 95। ठीक है, इस एग्रीमेंट में ना गाइस हम ऐसी कुछ बातें करते हैं जो ना मतलब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो नहीं होने चाहिए। मतलब वो लोग कौन से नेचर के होते हैं? इनपरमिसिबल, मतलब परमिशन नहीं मिलती उन कामों की, इनपरमिसिबल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो एग्रीमेंट करते हैं ताकि हम अवॉइड कर सके टैक्स अवॉइडेंस को बचाने के लिए गार आया है। ठीक है, अवॉइड करता अपन टैक्स अवॉइडेंस, उसको बचाने के लिए गार आया है। ठीक है, तो फिर से बता दूं मैं, सुनो। गार जो होता है वो सेक्शन 95 के अंदर डिफाइन है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है, ये वो ट्रांजैक्शन को रोकता है जो अवॉइड करते हैं टैक्स को। ठीक है, इम्परमिसिबल होता है ये। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से एकदम। ठीक है गाइस, तो दो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं हमेशा। एक एग्रीमेंट वो होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं और एक होते हैं जनरल। एक होते हैं स्पेसिफिक, एक होते हैं जनरल। स्पेसिफिकली मम्मा आपको डांट रही है, तुम स्कूल से लेट क्यों आया आज, कहाँ गई थी? हाँ, स्पेसिफिकली डांट रही है। तुम सबके सब जब भी देखो बस घर को गंदा करते रहते हो, ऐसे नहीं कि कभी झाड़ू उठा के पोछा मार लूँ। तो गाइस ये क्या हुआ? जनरल हुआ। मतलब इसमें जनरली सबको डांट पड़ रही, पापा को, मम्मा को, सिबलिंग्स को, सबको। और आप स्कूल से लेट क्यों आए, स्पेसिफिकली आपको डांट पड़ रही है। तो स्पेसिफिक एक होता है, एक जनरल होता है। तो आज गाइस हम लोग जनरल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो आज बहुत सारे भर भर के एग्जाम्पल पढ़ेंगे गाइस, ताकि आपके दिमाग की सारी जो कचरा है वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले पर्पस केस का देखो। एक बार क्या होता है ना, कहानी बहुत सारी कहानी सुनाऊंगी मैं। एक ए लिमिटेड रहता है यूएस का, ठीक है, एक बी लिमिटेड रहता है इंडिया का। ठीक है, अब जो बी लिमिटेड इंडिया का रहता है ना, उसके पास पैसे रहते हैं खूब सारे, $100 मिलियन रहते हैं, $100 मिलियन पैसे रहते हैं उसके पास। तो वो सोचता है कि चलो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ पैसे। तो वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 10 मिलियन एसेट्स में, 10 मिलियन सर्विसेज में, 40 मिलियन फॉरेन एसेट्स में, 40 मिलियन फॉरेन सर्विसेज में, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वो अपने पैसों को। तो ये जो दो रहते हैं ना, इंडियन एसेट्स और इंडियन सर्विसेज को बहुत हाई रेट रहते हैं टैक्स के, और ये जो फॉरेन वाले रहते हैं ना वो एकदम लो टैक्स रहता है। ठीक है, तो ये कैसे बांटा? अपने अकॉर्डिंग बांटा ना। इसके पैसे थे 100 मिलियन, 100 रुपये मान लेते ना एग्जाम्पल के लिए, इसके 100 रुपये थे, उसको गाइस ये 40-40-10-10 बांटा है। जानबूझ के 10-10 बांटा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे हाई रेट ऑफ टैक्स लग रहा है। इनको जानबूझ के कम इसमें ज़्यादा डाला है, बिकॉज यहाँ लो रेट ऑफ टैक्स लग रहा है। तो गाइस गार यहीं पे लगता है जब आप फालतू के डिस्ट्रीब्यूशन करते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है गाइस, तो जो गार रहेगा वो आपको एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा जिसमें आपको एएलपी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एसोसिएट मतलब जो एएलपी की कुछ प्रोविजंस रहते हैं वो सब इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो हो जाते तो एएलपी नहीं लगा लेते सीधा, कुछ और भी इसमें ऐड ऑन होगा। ठीक है, जब अपन प्रोविजंस का मिसयूज करते हैं ना, तब ये वाला गार ऐसा खड़ा हो जाता है और उठ के आ जाता है, कौन प्रोविजन का मिसयूज कर रहा है, ऐसे। ठीक है, जब कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता, मतलब ट्रांजैक्शन कर तो रहे हो बट अस्तित्व नहीं है उसका, उस बात की कोई भी सेंस नहीं बनता, कोई सेंस वाली बातें नहीं करते, कोई ट्रांजैक्शन सेंस वाला होता नहीं है। ठीक है, अपने फायदे के लिए आपने ट्रांजैक्शन में एंटर किया, मतलब आपने जबरदस्ती पैसे दे दिए किसी को जबकि जरूरत ही नहीं थी देने के, फालतू में दिया आपने, टैक्स बचाने के लिए कर रहे हो, जो कर रहे हो सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए कर रहे हो। मेन पर्पस क्या रहता है गार का? ठीक है, और पार्ट ऑफ मेन जो रहता है वो भी गार। मतलब गाइस अगर आपका कोई ऐसा प्लान है जो है टैक्स अवॉइड करने का, अगर वो मेन रोल जो प्ले कर रहा है पूरे प्लान का,
वो अगर गार को अवॉइड कर रहा है तो सारे लोग गार को अवॉइड कर रहे हैं, मान लिए जाते हैं। उसी तरीके से मेन किरदार आपका नहीं कर रहा है गार को अवॉइड, वो अपना काम कर रहा है, वो गार को अवॉइड नहीं कर रहा है। एक छोटू सा पार्ट है कोई सा, वो अवॉइड कर रहा है गार को, तो भी गार सब जगह फैल जाएगा। मतलब गार इज लाइक कोविड, तुम्हारे संपर्क में जितने लोग हैं हम सबको होके रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपका पर्पस मेन है तो भी गार एप्लीकेबल होगा, अगर आपका मेन पर्पस नहीं भी है तो भी गार एप्लीकेबल होगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस चलो अब अपन जंप करते एग्जांपल्स के ऊपर। देखो पहला, ए लिमिटेड जो है वो यूएसए में है, बी लिमिटेड जो इंडिया में है, ठीक है। अब ए और बी को ट्रांजैक्शन करना था। ए और बी सोचे हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे तो टैक्स लग जाएगा, चलो वो दुबई खाली बैठी, उसको भी हम लोग अपने टीम में ले लेते। तो ए क्या किया, दुबई में ट्रांजैक्शन किया, फिर दुबई से बी में ट्रांजैक्शन किया। आप बताओ दुबई की कोई ज़रूरत थी यहाँ पर? नहीं, फालतू में किए ताकि टैक्स सेव हो, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ भेजे, यहाँ से यहाँ भेजे, ताकि इनका टैक्स सेव हो जाए। तो हम लोग जब गार का प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल करेंगे तो हम मान लेंगे दुबई तो है ही नहीं, हमको दुबई नहीं दिखेगा, हम अंधे हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो डिसरिगार्ड कर देंगे यहाँ पर, और दुबई यहाँ पे हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा जब अपन गार प्रिंसिपल्स लगाएंगे। तो गाइज आपको एप्लीकेबिलिटी बताना भी बहुत ज़रूरी, कब कब गार एप्लीकेबल होता है। तो गाइज याद कर लेना यहाँ पर, तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको याद करने की कि अगर आपका ट्रांजैक्शन 3 करोड़ से कम का है तो गार एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन 3 करोड़ से कम का है तो गार एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप फॉरेन मतलब FII हो, ठीक है, तो उस केस में गाइज आपके ऊपर गार एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो SBI सेबी की परमिशन से, ठीक है, तो आपको कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और आपके ऊपर गार भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और आपने इन्वेस्टमेंट किया डेरिवेटिव्स में, हम लोग SFM में पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो अगर आप डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस केस पे आपके ऊपर गार एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और ट्रांसफ़र कर रहे हो बिफोर 1 अप्रैल 2017 से पहले अगर आपने किया है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज गाइस गार उस समय था ही नहीं, इसीलिए एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि वो था ही नहीं तो कैसे एप्लीकेबल करेंगे। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आएगा 4 कंडीशन जो कि इंपॉर्टेंट है। गार वहाँ नहीं लगता, कहाँ 3 करोड़ से कम की ट्रांजैक्शन में गार नहीं लगेगा, FII पे गार नहीं लगेगा। अगर आप डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप नॉन रेसिडेंट हो, तो गार एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आप ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो कि 1 अप्रैल 2017 से पहले का है, 1 अप्रैल 2017 से पहले का है, तो गार एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गाइस गार के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी था। इसके बाद गाइस आप स्टडी मैट खोल के बैठ जाइए, क्योंकि अब अपन स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले गार के, ठीक है गाइस। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने सारे डायग्राम्स आपको समझाऊंगी, आप क्वेश्चन देखते जाइएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, खोलिए बुक। आई होप गाइस मैं ज्यूम करती हूँ कि आपने बुक खोल लिया होगा, आपको क्लियर होगा अच्छे से। देखो सबसे पहले कैम लिमिटेड जो है वो इंडिया की है, उसने सेज यूनिट के साथ ट्रांजैक्शन किया है और इसने 100% डिडक्शन ले लिया 1010A का। तो हमारा क्वेश्चन ये था उसमें कि गार एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो गाइस इस पे गार एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि गाइस 1010A और इसके स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के अलग ही प्रोविजंस बने हुए हैं, तो गार इन पे एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज ये स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग हैं, इनके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजंस बने हुए हैं। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग जनरल चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो गाइस ये स्पेसिफिक पे आएगा, इसलिए यहाँ पे गार एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, कैम लिमिटेड जो है वो क्या किया, सेज यूनिट में अपना काम करवाता है, ठीक है, सिर्फ पैकिंग का, और मैन्युफैक्चरिंग करता है एक दूसरे यूनिट में, यूनिट 2 है जो कि सेज नहीं है। फिर से समझा रही हूँ, कैम लिमिटेड की 2 जगह है, एक जगह सेज है, एक जगह नॉन सेज है। सेज पे वो पैकिंग कराता है और नॉन सेज पे वो क्या कराता है, मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं सेज यूनिट पे ही सारा काम करवाता हूँ, क्योंकि वो नॉन टैक्स ज्यूरिडिक्शन एरिया है, वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए वो बोल दिया कि मैं तो ना सारा काम सेज पे करवाता हूँ।
तो उस केस में गाइस आप क्या करो, आप झूठ बोल रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर रहे हो, आपने झूठ बोला, ठीक है। तो गाइस आप टैक्स इवेजन कर रहे हो, नॉट अवॉइडेंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फुल फॉर्म क्या था, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, हम लोग अवॉइडेंस पढ़ रहे हैं। बट गाइस आपने तो पूरा का पूरा फ्रॉड किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स किए हैं, आपके पास तो पुलिस केस होगा, आप जो भी केस होगा आपके ऊपर, बट आपने टैक्स इवेजन किया है, ना कि अवॉइडेंस। इवेजन तो बहुत बड़ा पाप है, अवॉइडेंस तो फिर भी ठीक है, ठीक है। तो आपने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए आप गार पे एप्लीकेबल नहीं होगा आपके ऊपर गार। अब गाइस थर्ड एग्जाम्पल करते हैं अपन। थर्ड एग्जाम्पल में कैम लिमिटेड जो रहती है उसकी हमेशा की तरह 2 सब्सिडरी मतलब 2 रहता है, एक सेज यूनिट एक नॉन सेज रहता है, एक सेज रहता है एक नॉन सेज रहता है। वो क्या करती है, सेज यूनिट से ना नॉन सेज यूनिट, मतलब ये वाला जो यूनिट है नॉन सेज यूनिट, वहाँ पर टैक्स लगेगा, तो यहाँ का पूरा प्रॉफिट उठा के यहाँ डाल देती है नॉन मतलब सेज में। नॉन सेज में टैक्स लगेगा, यहाँ टैक्स नहीं लगेगा, तो ये जो प्रॉफिट रहेगा यहाँ का वो पूरा प्रॉफिट ये इधर भेज देगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी इस यूनिट का प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आपकी जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए वो तो एफएमवी में चेक करेंगे अपन, और वो ट्रांसफर प्राइसिंग से बराबर में होने चाहिए। अगर वो ट्रांसफर प्राइसिंग के कम में होगा तो आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा, गार नहीं लगेगा, ठीक है गाइज। समझ रहे हो ना कि गार क्यों नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा, क्योंकि आप जो प्राइसेस को फेयर मार्केट वैल्यू से कम रख रहे हो, आप 100 रुपये के सामान को 50 में बेच रहे हो, कोई बात हुई, आप क्यों बेच रहे हो 50 रुपये में, ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। आप ट्रांसफर नहीं कर सकते ऐसे कोई भी रेट में, आर्म लेंथ प्राइस पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। 100 के सामान को आप 100 रुपये में ही दे सकते हो, आप 20 रुपये 10 रुपये 2 रुपये 5 रुपये में नहीं दे सकते, आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स लग जाएंगे, इसलिए गार नहीं लगेगा, बिकॉज ट्रांसफर प्राइसिंग लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहता है, कैम लिमिटेड जो रहती है उसकी दो रहता है यूनिट, एक सेज यूनिट है और एक नॉन सेज यूनिट है। तो क्या करता है, नॉन सेज यूनिट के जितने भी ना एक्सपोर्ट ऑर्डर रहते हैं वो सेज यूनिट में ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का काम करता है ना। तो ये क्या बोलता है कि तू मेरा पूरा एक्सपोर्ट ऑर्डर रख ले, ठीक है। तो जो सेज यूनिट रहता है उसको बोलता है कि नॉन सेज यूनिट बोलता है सेज यूनिट को कि तुम मेरे सारे ट्रांजैक्शन रख लो, और वो अपनी पूरी सेल्स जो रहती है वो ट्रांसफ़र कर देता है सेज यूनिट को, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस गार एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक स्पेसिफिक इसके ऊपर रूल बने हुए हैं जो सेज यूनिट से रिलेटेड, क्योंकि खुद स्पेसिफाइड एरिया है, ठीक है। ये 10A के इसमें प्रोविजंस लगते हैं, और ये स्पेसिफिकली इसके ऊपर प्रोविजन जब बने हुए हैं, हम तो जनरल बातें कर रहे हैं ना आज, तो इसके ऊपर गार एप्लीकेबल नहीं होगा। सेज यूनिट में अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स है, वो डील करेंगे, हम नहीं कर सकते एज गार के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो गाइस, इंडको है और एचको है मान लो, तो ये इंडियन कंपनी है, उसकी एक होल्डिंग कंपनी दुबई में है, ठीक है। अब क्या होता है, दुबई में इसने दो सब्सिडरी और खोल ली, मतलब इंडिया जो है उसकी एक होल्डिंग कंपनी दुबई में है, और जो दुबई वाली 2 कंपनी है उसकी 2 सब्सिडरी है। अब क्या करती है, जो सब्सिडरी कंपनी वो डिविडेंड देती है अपनी होल्डिंग कंपनी को, ठीक है। बट जो दुबई वाली कंपनी ना वो इंडिया वाली कंपनी को नहीं दे रही कुछ भी, इनके बीच में ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है। अगर ट्रांजैक्शन होगा तो अपन इनकम मान लेंगे ना, इससे ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे लोग, और ये लोग एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं अपने पास ही सब चीज़ को, और दे ही नहीं रहे इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है। जब इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा तो आप टैक्स किस पे लगाओगे, नहीं लगा सकते, इसलिए गाइस में गार एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज हम यहाँ पे कोई भी टैक्स अवॉइड ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल में रहता है, एक इंडिया की कंपनी रहती है और उसकी कंपनी होल्डिंग कंपनी जो रहती है वो दुबई में रहती है, पिछले एग्जाम्पल की तरह। इसकी 2 सब्सिडरी रहती है, एकदम सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, और ये इसको डिविडेंड देती है।
बट इंडियन कंपनी को डिविडेंड नहीं मिलता, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं मिला था, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। ये लोग क्या किए, यहाँ पर पूरा डिविडेंड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा करते जा रहे हैं, और बाद में जाके ना ये लोग मर्ज हो जाएंगे, ये लोग 2 से 1 हो जाएंगे, 2 से 1 हो जाएंगे। जब ये मर्जर हो गया तो ये लोग क्यों किए, आपको क्या लगता है, टैक्स बेनिफिट के लिए, सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए मर्जर कर लेंगे। इतना बड़ा बात होता है मर्जर करना, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। तो गाइस इस केस में हम लोग मान रहे हैं कि मर्जर जो है वो एक बिजनेस चॉइस है, ना कि कोई टैक्स बेनिफिट है। हो भी सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है, बट अभी उन लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मानेंगे कि बिजनेस का चॉइस है मर्जर होना, और ना कि इसको कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पर इस गार के ऊपर अप्लाई अपन नहीं कर सकते, गार इसके ऊपर अप्लाई, बिकॉज गाइस क्योंकि एक बिजनेस चॉइस है, और मर्जर एक्विजिशन डीमर्जर ये सब कंपनीज कर सकती है, बिजनेसमैन कर सकता है, हम इसमें फोर्स नहीं कर सकते कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो एंड ऑल वगैरह वगैरह। तो इसलिए गाइस इसमें गार एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो अगर आपका कोई लॉस मेकिंग यूनिट है, कोई यूनिट आपका लॉस मेकिंग है और कोई यूनिट आपका प्रॉफिट मेकिंग है, आपके 2 यूनिट है, एक यूनिट है प्रॉफिट मेकिंग, एक यूनिट है लॉस मेकिंग। आप अगर वो दोनों को मिला देते हो तो वो क्या हो जाता है, मर्जर, ठीक है। आप लॉस मेकिंग को और प्रॉफिट मेकिंग को मिला दोगे तो आपका हो जाएगा मर्जर। अगर आप मर्जर कर देते हो ना गाइस, तो मर्जर के अलग ही रूल्स है, जैसे कि यहाँ पर मर्जर के अलग रूल्स है, इसलिए गार एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी मर्जर के स्पेसिफिक अलग से रूल है ना, तो अपन वो वाले रूल्स लगाएंगे, अपन गार नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर गार एप्लीकेबल नहीं होगा। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक जो बच्चा रहता है, शैतान सा बच्चा, वो क्या करता है, एक एसेट्स लेना रहता है उसको, तो वो सोचता है मैं क्या करूँ, एसेट को लीज पे लूँ या एसेट को खरीद लूँ, एसेट को लीज पे लूँ या एसेट को खरीद लूँ, ऐसे सोचते रहता है वो, ठीक है। तो वो सोचता है अगर मैं लीज में लूँगा तो लीज क्या है, एक डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है बिजनेस का, तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा, परचेज करूँगा तो मेरे को डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों चूज करने में ये इसकी चॉइस है ना, ये जो चाहे वो चूज करेगा। आप नहीं बोल सकते कि नहीं लीज नहीं ले सकता, तेरे को खरीदना ही पड़ेगा, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। इसलिए गाइज ये इसकी चॉइस है और यहाँ पर गार एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पर लीज पे लिया, ये जो बंदा कंफ्यूज था ना, फाइनली डिसाइड कर दिया कि मेरे को लीज में लेना है। अब इसने लीज में ले लिया, अब इसने की होशियारी, ये क्या क्या बोला, लीज पे तो मैं ले लिया हूँ पर मेरे को नहीं चाहिए ये चीज़, मेरे को मन नहीं हो रहा है अभी इसको यूज़ करने का, मैं वापस कर देता हूँ। तो इसको लीज बैक कर दिया या फिर सब लीज कर दिया, तो उस केस में गाइज ये आपकी होशियारी जो पकड़ में आ चुकी है, अब गार एप्लीकेबल होगा इसमें, क्योंकि गाइज आपने मुझसे लीज में लिया और वापस मुझे ही लीज पे दे रहे हो, तो मैं लीज पे क्यों ही दूंगी, मतलब ये ट्रांजैक्शन एकदम फालतू का नहीं लग रहा है, मतलब मैंने आपको दिया और फिर मैंने आपसे वापस ले लिया, जबकि आपने उसको यूज़ भी नहीं किया, आपका कोई यूज़ था भी नहीं। तो गाइस ये फालतू के ट्रांजैक्शन जब होते हैं, जब ऐसे लीज देते हो फिर वापस से लीज बैक ले लेते हैं, तो उस पर गार एकदम एप्लीकेबल होता है। आप बोल रहे हो मैम इतनी देर में कहीं तो गार एप्लीकेबल हुआ, यस गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि एक कंपनी रहती सबको, ठीक है, वो रहती दुबई में, और एक कंपनी थी इंडको जो रहेगी इंडिया में, ठीक है। अब क्या होता है, इनको और सबको दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होना रहता है डिविडेंड का, बट डिविडेंड तो दे नहीं सकते क्योंकि डिविडेंड में भारी मात्रा में टैक्स लगता है, इतना टैक्स तो देंगे ही नहीं हम, तो हमारी जान जाए पर टैक्स ना जाए, जान जाए पर टैक्स ना जाए, ऐसी बात है। हम टैक्स देंगे नहीं, तो हम टैक्स नहीं देंगे तो हम डिविडेंड भी नहीं देंगे। अब डिविडेंड नहीं दे रहे बट पैसे की तो ज़रूरत है ना, तो इन्होंने क्या किया, सबको ने बोला ऐसा करती हूँ मैं ना, तेरे डिविडेंड के पैसे को ना मैं बैंक में जमा कर देती हूँ, ठीक है, और तू क्या कर, बैंक से ना लोन ले ले, और जब तू लोन लेगी ना तो तू उस पर इंटरेस्ट भी पे करना, और जब तू इंटरेस्ट पे करेगी तो तेरे को इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिल जाएगा इंटरेस्ट का, और तू लोन ले ले और तेरे को पैसे भी मिल जाएंगे। ये अच्छा आइडिया है ना। तो गाइस ये जो तुम्हारा आइडिया है इसके ऊपर गार एप्लीकेबल होगा, पूरे आइडिया निकल जाएंगे वहीं के वहीं। और भाई साहब आपने जो इंटरेस्ट लिया है ना, सोच रहे हो कि बैंक को इंटरेस्ट दूंगी और फिर वहाँ से मस्त से मैं अपना टैक्स बचाऊंगी, तो गाइस आप यहाँ पे गलत हो, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप गार में पकड़ा चुके हो और आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप
होप गाइस आपको ये 9th एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो गाइस 10th एग्जाम्पल की तरफ आ जाओ। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी राउंड ट्रिपिंग, घूम 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 के। देखो, इंडियन कंपनी इनको रहती है, सबको रहती है दुबई में। इंडियन कंपनी अपने $100 के इक्विटी शेयर सबको को देती है, ठीक है। सबको जो रहेगी वो पैसे देगी। तो वो क्या दी, वो बोली यार पैसे नहीं बहन मेरे पास, ऐसा कर तू लोन ले ले। तो वो क्या की लोन दे दी, ये इसको इक्विटी दी, ये इसको लोन दे दी, और बोली मेरे को इंटरेस्ट भी दे देना 10% के हिसाब से, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा उसके ऊपर ये डिडक्शन ले लेगी। तो गाइस आपको नहीं लग रहा पैसे गोल गोल घूम रहे हैं? मतलब देखो, इंडियन कंपनी जो थी वो अपनी सब्सिडरी को शेयर्स दी, उसके बाद उसको पैसे मिलने चाहिए थे तो उसको लोन मिल गया उसके बदले। अब यहाँ से पैसे गया और पैसा वापस घूम के यहीं आ गया, और ऊपर से एक एक्सपेंडिचर और अपने साथ लेके आया जिसमें उसको डिडक्शन मिलने वाला है, जैसे टैक्स बचने वाला है। तो गाइस आप जो ऐसे होशियारी दिखाते हो ना, मत दिखाओ, ये राउंड ट्रिपिंग होता है। और इसमें अब कोई भी सेंस नहीं, फालतू में इक्विटी इधर गया इधर लोन आया, एकदम कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस नहीं इस बात का, बिल्कुल गैर एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर। हो गया, आपकी होशियारी निकल गई पूरी। और इसमें आप जो भाई साहब इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो ना, सोचना भी मत कि कोई डिडक्शन मिलेगा, एक लगाओगी सोचे डिडक्शन के बारे में। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है कि आपने क्या क्या कॉस्ट लिया और उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ा, तो वो क्या बन गया, ट्रांसफर प्राइसिंग बन गया। अब गाइस इस बात पे आप गार लगाओगे, गार लगाने लग जैसे कुछ भी नहीं है प्लीज, तो गार एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप अपने कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ते हो और वो ट्रांसफर प्राइसिंग के बराबर हो जाता है तो इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू गार, ओके। चलो गाइस थोड़े बड़े एग्जाम्पल में चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, C1 है यूएसए में और यहाँ इंडिया है। Y लिमिटेड जो है वो यूएसए में, Z लिमिटेड जो है वो इंडिया में है। यहाँ पे है एक और एरिया जो कि दुबई में है, वहां पर कौन है, A लिमिटेड है। और यहाँ पर है X लिमिटेड और यहाँ पर है C लिमिटेड। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, एकदम आराम से समझेंगे अपन। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ना Y लिमिटेड जो रहता है वो अपना 100% एफर्ट लगाता है, और Z लिमिटेड और A लिमिटेड मिलके मतलब ये पूरा अपना पैसा शेयर्स लगा के अपना कंपनी जो यूएसए का था वो दुबई में बना लिया है, ठीक है, दुबई में बना लिया 100% लगा के। अब ये जो Z है और जो ये A है, ये दोनों जन मिल के ना एक ठुक जॉइंट वेंचर खोल रहे हैं जिसका नाम है X लिमिटेड, ठीक है। फिर से बता रही हूँ मैं, सुनो ध्यान से, फिर से सुनो ध्यान से। देखो क्या होता है, एक Y लिमिटेड रहता है वो अपना 100% पैसा लगा देता है और A लिमिटेड बनाता है, मतलब खुद यूएसए में था, अब वो लॉजिकली देखा जाए तो दुबई में है क्योंकि उसका सब कुछ दुबई में हो गया, ठीक है। अब जो Z लिमिटेड है वो और A लिमिटेड है वो दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर खोल रहे हैं X लिमिटेड, ठीक है। इसमें इसका 51% शेयर्स दे दिया, मतलब अब ये खुद सब्सिडरी हो गई, ठीक है, और ये तो उसकी होल्ली ओन सब्सिडरी हो गई, ठीक है। अब ये लोग क्या किए, ये अपने सारे शेयर्स को बेच दिए C लिमिटेड को, मतलब X लिमिटेड अपने सारे शेयर्स को बेच दिए C लिमिटेड को। यहाँ पे 51% शेयर्स था इसका और इसका 49% शेयर्स था। अब ये पूरे शेयर्स इसके C लिमिटेड के पास जा चुके हैं। तो गाइस इस केस में क्या हुआ, पहली बात तो ये समझो कि A लिमिटेड को बनाने का क्या मतलब था दुबई में, Y लिमिटेड पूरा खुद A लिमिटेड बन चुका है दुबई में जाके, क्या मतलब था, सीधा सीधा ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे, इसको एलिमिनेट कर देते, इसको लाने की क्या जरूरत थी, इसको हटाओ ना यहाँ से, सीधा सीधा करो ना ट्रांजैक्शन ऐसे करके। नहीं गाइस नहीं कर सकते, दुबई में हमको टैक्स हेवन है वो, वहां पर हमको टैक्स नहीं चार्ज होता है, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऐसे किए, अब क्या कर रहे हैं आगे, जो A है ना ही उसका कोई कमर्शियल सेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डमी कंपनी है Y लिमिटेड की, Y लिमिटेड ही है पूरी तरीके से ये, ठीक है। तो ये इसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ये खुद जाके डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता था बट नहीं कर रहा है, जबरदस्ती इसने A को लाया बीच में और A से ट्रांजेक्शन करवाया, फिर ये लोग X को बीच में लाए उससे ट्रांजेक्शन करवाया एंड देन जाके C को सामान बेच रहे पूरा। तो इस क्या मतलब है इसे 4-5 कंपनी को बीच में लाने का, ये
पूरी की पूरी गार की प्रोविजन तुम इवोक कर रहे हो और गार एप्लीकेबल होगा इस केस में। समझ गए गाइस कैसे खिचड़ी पकी पूरी? फिर से मैं एकदम शॉर्टकट में समझा रही हूँ। यूएसए की जो कंपनी थी वो अपनी पूरी 100% कंपनी बन गई दुबई में जाकर। उसके बाद जेड लिमिटेड और ए लिमिटेड ने मिल के एक जॉइंट वेंचर खोला जिसका नाम रहेगा एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड अपने पूरे शेयर बेच दिए सी लिमिटेड को। ठीक है, तो जो ए लिमिटेड उसको बनाने का क्या मतलब था? सीधा कर सकते थे ट्रांजेक्शन, तो आपने गार इवोक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वैसे ही कम क्वेश्चन है। देखो एक्स लिमिटेड, ए लिमिटेड रहता है और वाई लिमिटेड रहता है। ए जो वाई लिमिटेड रहता है ना वो यूएसए में रहता है और वो अपनी होल्ली ओन सब्सिडरी खोलता है ए लिमिटेड। ठीक है, अब ए लिमिटेड को खोल दिया, ए लिमिटेड से क्या करता है फिर? ए लिमिटेड को खोला, इसका कोई मतलब नहीं है, खोलने का मतलब था नहीं बट फिर भी खोला है, क्या कर सकते हैं भाई। अब एक्स लिमिटेड जो रहती है कंपनी जो कि इंडिया में है, ठीक है, ये इंडिया है, ये यूएसए है। इंडिया की जो एक्स लिमिटेड कंपनी है उसको उसको बोलता है कि तुम परचेज करो मेरी शेयर्स, ए लिमिटेड वाले मेरे शेयर्स तुम परचेज करो। ये ना गाइस दुबई है, बता रही हूँ मैं आपको, ये दुबई मानो आप, ठीक है, टैक्स हेवन मानो इसको। तो ये अपना यूएसए वाली कंपनी ना टैक्स हेवन में पूरा अपना कंपनी को खोल दिया है और फिर जो इंडिया की जो कंपनी है ना वो टैक्स हेवन की पूरे शेयर्स खरीद रही है। अब इस केस में गाइस यहाँ पे हमारी ट्रीटी ऐसी कि हम यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं लेते हैं, हमारी इनके साथ ऐसे रेगुलेशंस नहीं है, हमारी इनके साथ है। तो आप क्या कर रहे हो, ये वाले जो ट्रीटी नहीं है इनका फायदा उठाते हुए आप यहाँ से ट्रांजेक्शन कर रहे हो जब कैपिटल गेन नहीं लगेगा, है ना। अब बाद में क्या हुआ, आफ्टर 5 ईयर क्या हुआ, ए लिमिटेड जो है वो सोल्ड कर दिए अपने सारे शेयर्स और कैपिटल गेन अराइज हो गया इंडिया में। बट जो ट्रीटी थी उसके अकॉर्डिंगली अपन टैक्स नहीं ले सकते वहां से, ठीक है। तो गाइस ये पूरा पूरा दिख रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो, टैक्स इवेजन के लिए पूरा प्लानिंग कर रहे हो और कार रिवोक होगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में एक बार और शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। ए लिमिटेड और वाई लिमिटेड दो कंपनी रहती है। वाई लिमिटेड क्या करती है, अपनी होल्ली ओन सब्सिडरी खोलती है ए लिमिटेड दुबई जैसे एक टैक्स हेवन में, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड जो इंडिया कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, वो क्या कर रही है, अपने शेयर्स को परचेज कर रही, पूरे यहाँ पर परचेज कर रही है इस कंपनी के शेयर्स को, ठीक है। जब परचेज की तो 5 साल बाद क्या किया उसने, ए लिमिटेड ने ना क्या किया, सारे शेयर्स बेच दिया। बट ट्रीटी कुछ ऐसी थी कि इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, तो इस बात का बेनिफिट उठाने के लिए उन्होंने ए को यहाँ बनाया था जिसका कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस नहीं था यहाँ पर, इसलिए गार इवोक हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आई होप गाइज आपको गार पूरा अच्छे से समझ में आएगा। सीएमए फाइनल के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन गाइज हमने कवर किए गार के, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और लेंदी टॉपिक माना जाता है बट गाइज आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कर दो और बहुत अच्छी लगती तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सबको सीएमए आपके सीएमए फ्रेंड्स जितने भी होंगे उनको सबको बताओ और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइज।